Hello, everyone. Let's start today's discussion session. And today we'll be discussing questions from Civil Service Examination 2024 GS Paper 1, question 11 to question number 15. Now, these questions अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 15 मार्क्स के रहेंगे और इनमें आपको 250 वर्ड्स में एक आंसर आपको एक्सप्रेस करना है ऑल द पॉइंट्स वॉट एवर द क्वेश्चन इज़ आस्किंग और जो भी डिमांड है क्वेश्चन का. अब देखिए जब वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि 250 वर्ड्स में आपको एक आंसर लिखना है या 150 वर्ड्स में लिखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट +- 10 वर्ड्स हो सकता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जब एग्जामिनेशन में आंसर लिख रहे हैं और आप फ्लो में अगर 260 वर्ड्स हो गया तो क्या एग्जामिनर आपका मार्क्स काट देंगे या घटा देंगे, या अगर आपने आंसर 240 वर्ड्स में ख़त्म कर दिया तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे. देखिए वहाँ एग्जामिनर जो हैं वो कभी भी मतलब क्या बोलते हैं ऐसे 1 by 1 वर्ड्स नहीं काउंट करेंगे कि अच्छा आंसर नंबर 11 में 1 2 3 4 और 30 वर्ड्स है इंट्रोडक्शन में. वर्ड्स का आपको लिमिटेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं. पहले 10 क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड्स लिखना है ईच आंसर के लिए, यानी 1500 वर्ड्स वहाँ हो गए. नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में आपको 250 वर्ड्स में लिखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 250 वर्ड्स 2500 वर्ड्स वहाँ हो गया. तो 1500 + 2500 ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स आप लिखने वाले हैं. बट अगर ± कहीं आप 100 या एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख लिए या कम लिख लिए तो इसका मतलब नहीं है कि आपको पीनलाइज किया जाएगा या आपके मार्क्स वहाँ पे माइनस मार्किंग आपको आएगा. ठीक है, अगर आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स लिया एक पर्टिकुलर आंसर में, सोच लीजिए ये क्वेश्चन 11 जो है, दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. ठीक है, आपको कमेंट करना है. अब इसमें दो पार्ट तो मैक्सिमम बनेंगे ही बनेंगे, एक है आर्ट को लेके और आर्किटेक्चर. और मैंने आपको पल्लवास वाले क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझाया था, आर्ट मतलब पेंटिंग, डांस, ड्रामा, सब चीज़ इसमें आ जाएगा, स्कल्पचर. ठीक है, आर्किटेक्चर वो टेम्पल आर्किटेक्चर या बिल्डिंग आर्किटेक्चर, उसके ऊपर आपको वो फिर पॉइंट्स लिखने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कीवर्ड जो है वो कमेंट है. तो हो सकता है कि पल्लवास अपार्ट फ्रॉम आर्ट एंड आर्किटेक्चर और भी किसी चीज़ के लिए फेमस होंगे, तो वो पॉइंट्स भी आपको थोड़े बहुत यहाँ मेंशन करने हैं. अब 250 वर्ड्स के जगह हो सकता है आप 260 वर्ड्स में लिखे या 270 वर्ड्स हो गया. तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने माइनस मार्किंग आपको मिलेगा. आपको भुगतान कहाँ करना पड़ेगा कि कोई दूसरे आंसर में जो 15 मार्कर का है, हो सकता है आपको टाइम ना मिले वो आंसर अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए, बिकॉज आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ कर लिए. इसीलिए कहा जाता है विद इन द रेंज, मतलब 250 वर्ड्स के अंदर आप ट्राई कीजिए आपका आंसर राइटिंग करने के लिए. ठीक है, बट मैंने देखा है कि कुछ मेंटर्स या ट्यूटर्स ये मतलब सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा आंसर लिखिए कि पूरे 3 पेज आपको भर के आना है. नहीं, वो आपका एम नहीं होना चाहिए. आपका एम सिर्फ ये रहना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वही आंसर मैं लिख के आऊँ. जो भी आप माइंड में सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो आप अच्छे से एक्सप्रेस करके आइए. अपने आंसर राइटिंग स्किल्स वहीं से आपका पता चलता है. और जो एग्जामिनर आपका जो आंसर शीट इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, वो सब मतलब छोटे बच्चे नहीं हैं, वो काफ़ी सीनियर प्रोफेसर्स रह चुके होते हैं. बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे कंट्री के, वहाँ पे वो पढ़ा चुके होते हैं बच्चों को, इवन इवैल्यूएट भी कर चुके होंगे उस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के आंसर्स, और फिर बाद में उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्हें इनवाइट किया जाता है यहाँ पे इवैल्यूएट करने के लिए. तो अगर आप ये उनको जताना चाहते हैं कि ओके मुझे 3 पेज भर के आना है, इसलिए मैं जो भी जानता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में वो भी लिखूँगा और प्लस
कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मुझे आता है इस टॉपिक के बारे में वो भी सब मैं बता के आऊँगी। तो ये पॉइंट अगर लेके आप आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, तो आई बी रेस्ट अश्योर्ड आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तो अटैम्प्ट कर लेंगे, लेकिन इसी आइडियोलॉजी के वजह से कि आपको सारा पेजेस भरना है और कुछ ना कुछ मतलब अगर टॉपिक में पूछा भी नहीं होगा वो क्वेश्चन में फिर भी आपको आंसर लिखना है या वो टॉपिक को और भी एक्सटेंड करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 क्वेश्चन भूल जाइए, आप देख ही नहीं पाओगे। आंसर लिखना तो बहुत ही दूर की बात है, आप 15 में ही आपका पूरा 3 आवर्स ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा आंसर राइटिंग शुरुआत करने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, जितना पूछा गया है डिमांड के हिसाब से ही आंसर लिखिए, कुछ एक्स्ट्रा मत लिखिए, कुछ ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के अपना, हाँ इम्प्लिसिट अगर डिमांड रहता है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जब करेंगे आंसर देखेंगे इस सेशन में, तो वहाँ पे इम्प्लिसिट डिमांड होगा वो आपको एड्रेस करना है, बट अननेसेसरीली आप क्रिएट मत कीजिए कोई डिफरेंट हेडिंग्स ताकि आप 3 पेजेस भर के आ सको। रैदर फोकस ऑन ओनली राइटिंग व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाइएस्ट अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस पे आपको आंसर लिखना है, कमेंट कीजिए आपका क्या ख्याल है इस स्टेटमेंट के बारे में। अभी देखिए एग्जामिनर जो हैं या जो यूपीएससी है वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि प्लीज़ मेंशन ऑल द अचीवमेंट्स बाय द ग्रेट चोलास इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तब भी यही होता कि आप चोलास के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखिए, अचीवमेंट्स के बारे में लिखिए, आर्ट एंड मतलब क्या बोलते हैं उनका क्या आर्ट में अचीवमेंट रहा है, क्या आर्किटेक्चर में, और एक कंक्लूजन दीजिए, एंड कर दीजिए। बट उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं आंसर में आपको ये भी दिखाना है या जताना है कि अपार्ट फ्रॉम अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर दे वर ऑल्सो ग्रेट फॉर और बीइंग रिमेंबर्ड फ्रॉम समथिंग एल्स एज वेल। तो इम्प्लिसिट डिमांड अगर है यू हैव टू मेंशन दैट। अभी हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे आई हैव दिस इज़ अ क्वेश्चन सिमिलर टू दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे पल्लवास के बारे में बात करने के लिए कहा गया था और वहाँ पे आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में था, यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन में अगेन यू कैन राइट ब्रीफली इंट्रोड्यूस हु वेर द चोलास। अब जब पॉइंट्स में आते हैं तो सबसे पहले आप आर्ट का जो डोमेन है जहाँ पे अचीवमेंट्स क्या थे चोला एम्पायर के वो आपको लिखने हैं। पॉइंट वाइज हम देखेंगे, ठीक है। पहला तो कर्नाटिक म्यूज़िक में पेट्रोनेज मिला था, ठीक है, थ्रू टेम्पल कल्चर, वो आप बता सकते हैं पॉइंट्स में। फिर जो टेम्पल वॉल्स वहाँ पे देखने को मिलते थे, वहाँ पे एक मतलब एग्जाम्पल आपका बृहदेश्वरा टेम्पल, वहाँ पे विजुअल रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे आप स्कल्पचर्स देख सकते हैं डांसर्स के, विच प्रोवाइडेड अ सजेशन कि वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कोडिफिकेशन शुरू हुआ ड्यूरिंग द चोलास विच लेड फाउंडेशन ऑफ भरतनाट्यम, ठीक है। वहाँ पे आपको एविडेंसेस मिलेंगे टेम्पल्स में। तो ये सारे पॉइंट्स आप जब लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल्स दे के पॉइंट्स सजेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो म्यूज़िक और डांस था, कर्नाटिक म्यूज़िक और डांस, वो इंटीग्रल पार्ट था टेम्पल रिचुअल्स में और इसके वजह से टेम्पल मंडपम में इसे परफॉर्म किया जाता था, ठीक है, स्पेसिफिकली। उसके बाद क्या है, अचीवमेंट्स इन स्कल्पचर में आप अगेन एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐरावतेश्वर टेम्पल में, ठीक है, जो वॉल्स थे चोला टेम्पल के, वो इंट्रिकेट डिज़ाइंस, जहाँ पे इवन ज्वेलरी का भी आपको डिज़ाइन दिखने को मिलता था, इतने माहिम काम हुआ करते थे वहाँ पे। पॉइंट नंबर 5 में आप लॉस्ट वैक्स टेक्निक ब्रॉन्ज कास्टिंग का, उसमें भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक तो पहले भी था, ठीक है, बट ड्यूरिंग चोलास वो ज़्यादा परफेक्ट हुआ, ठीक है। इवन यू कैन सी अगेन द डिज़ाइंस ऑफ very like intricate jewelries in that, similarly statues में,
ठीक है। और एक एग्जाम्पल है आपका आइकॉनिक जो नटराज स्कल्पचर था, जो पहले तो वैसे न्यूयॉर्क म्यूज़ियम में था, उसको अभी शिफ्ट कर दिया गया है, न्यू दिल्ली में वापस ले आया गया है वापस, अभी इट्स प्लेस्ड इन नेशनल म्यूज़ियम। तो ये भी एक एग्जाम्पल था चोला आर्ट का, द स्कल्पचर दैट इज़ द आइकॉनिक नटराज। ठीक है। अभी अचीवमेंट्स इन पेंटिंग, देखिए पेंटिंग में बृहदेश्वरा टेम्पल में अगेन देर आर लॉट ऑफ वॉल फ्रेस्कोज डिपिक्टिंग लाइफ ऑफ शिवा, ठीक है, एंड राजा राजा वन एंड हिज गुरु। ठीक है, ये एग्जाम्पल आई थिंक आपको फाइन आर्ट्स बुक में भी मिलेगा NCERT का। देन यू हैव अचीवमेंट्स इन आर्किटेक्चर। अब ये इस पार्ट में आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करना है। इवोल्यूशन एक देखने को मिला कि इनिशियली जो टेम्पल आर्किटेक्चर था चोलास का, वो काफ़ी सिंपल था, बट राजा राजा वन और राजेंद्र वन के दौरान उनके मतलब रूलिंग के दौरान जो टेम्पल्स बने, जैसे कि बृहदेश्वरा टेम्पल, इट वाज टॉल मैजेस्टिक। ठीक है। उसके बाद जो टेम्पल और एक स्पेसिफिक आपको फीचर देखने को मिलता है, और उसका एग्जाम्पल आप गंगई कोंडा चोलापुरम में देखने को मिलेगा, वो है कि एक ही स्ट्रक्चर, एक ही स्टोन से आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है टेम्पल का। तो ये एक पॉइंट आपको मिलेगा। फिर नंबर 10 पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि टेम्पल वॉल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका चोला डायनेस्टी का जो भी उनका पर्टिकुलर वे में गवर्नेंस होता था, उसका भी आपको डिपिक्शन टेम्पल आर्किटेक्चर में ही देखने को मिलता था। और अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या कोई और चीज़ें थी जिसके वजह से चोलास फेमस थे? तो आप ये 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जिसमें चोलास वर रिमेंबर्ड फॉर देयर फॉरेन ट्रेड विद चाइना एंड बगदाद, एंड स्पेसिफिकली ग्लास और जो स्पाइसेस हैं उस पर ये ट्रेडिंग हुआ करता था। और जो फाइनल आप पॉइंट लिख सकते हैं कि उन्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ कनाल्स इन कावेरी रिवर, उसके लिए भी याद किया जाता है। नाउ इन कंक्लूजन, जस्ट लाइक आई सेड कि पल्लवास, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था, पल्लवास लेफ्ट अ मार्क ऑन द चोलास, कि वो कैसे एक ग्रैंडियर अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो छोड़ा था उन्होंने चोला एम्पायर के ऊपर। सिमिलरली चोलास जो हैं वो अपने जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो उन्होंने मतलब नाम हासिल किया था, वो एक इंस्पिरेशन बन गया पांड्यन डायनेस्टी के लिए। तो ये आप एक छोटा सा कंक्लूजन लिख के एंड कर सकते हैं आंसर। यूजुअली हिस्ट्री के क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना थोड़ा टफ हो जाता है, बट यू कैन ऑलवेज एंड द आंसर। अगर कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर कोई एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है एक डायनेस्टी के बारे में, तो आप वो इंस्पिरेशन कैसे देता है जो नेक्स्ट कमिंग डायनेस्टी है आफ्टर दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी, उसके ऊपर आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फिर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर? अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा बहुत ही शॉर्ट में बता दिया कि वर्ल्ड वॉर 1 कब लड़ा गया था और किन पावर्स के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये एक शॉर्ट मतलब इंट्रोडक्शन हो सकता है। और क्योंकि हिस्ट्री का है तो आपको थोड़ा सा टाइमलाइन देना चाहिए, बिकॉज इट विल मेक द एग्जामिनर गिव अ इम्प्रेशन कि अच्छा आप वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में जो इस आंसर में डिस्कस करने वाले हैं उसमें सिर्फ आपको पॉइंट्स ही नहीं पता, कब लड़ा गया था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी पता है। बट इन केस मैं एक आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ, इन केस अगर आपने नहीं लिखा कि वर्ल्ड वॉर 1 कौन से टाइम पीरियड में लड़ा गया था, बिटवीन विच पावर्स, तब भी यू कैन राइट लाइक व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पावर। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं यू, और इवन नॉर्मली जब आप जीएस में भी पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, बैलेंस ऑफ पावर का डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो आप वो भी इंट्रोडक्शन में लिख के शुरू कर सकते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पावर
एंड फिर आप बात कर सकते हैं कि हाउ फार इज़ इट करेक्ट टू से. देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि हाउ फार इट इज़ करेक्ट टू से, तो आपको एक तो मतलब ये बताना है कि हाँ, दिस इज़ करेक्ट दैट बैलेंस ऑफ पावर बीइंग द प्राइमरी कॉज. ये आपको पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या कोई और भी रीज़न था जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, वो भी आपको मेंशन करना है. क्योंकि अगर एक बार पूछ दिया हाउ फार इज़ इट करेक्ट, मतलब आपको खाली बस वो पॉइंट पे बात नहीं करना है कि how this was the balance of power was the primary cause, but apart from that, what other points are there which was the which led to the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो भी बात करना है आपको इस आंसर में. इन दैट वे ये 15 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा. क्योंकि अगर आप सिर्फ ये बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर वाज द प्राइमरी कॉज, हार्डली आपको 5 या 6 पॉइंट्स मिलेंगे. और उतना लिखना काफ़ी नहीं होगा, आपको ये भी लिखना है कि हाउ फार इट इज़ करेक्ट. तो ये आप जब की डायरेक्टिव हाउ फार होता है तो आपको दोनों साइड ऑफ स्टोरी बताना है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने बात कर लिया, 2 टाइप से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्टली टाइमलाइन एंड वर्ल्ड वॉर वन जो है कौन से 2 पार्टीज़ के बीच में मतलब फॉट किया गया था उसके बारे में, या तो फिर डेफिनेशन ऑफ बैलेंस एंड पावर एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ बैलेंस ऑफ पावर बीइंग द प्राइमरी कॉज. तो जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बिस्मार्क ने क्रिएट किया था, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ अलायंस हुआ था वहाँ पे. ठीक है, और वहाँ पे बेसिक उस बिस्मार्क का एम यही था कि आइसोलेट फ्रांस एंड बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट विथ रशिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी. ये पहला पॉइंट, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. बिस्मार्क यहाँ पे पॉइंट आना ही चाहिए. और सेकेंड पॉइंट में आपका उनके डेथ के बाद, ठीक है, जो काइज़र विलियम II थे जिन्होंने डिसमेंटल कर दिया था जो ये बैलेंस ऑफ पावर जो वेब ऑफ अलायंसेस वाला सिस्टम था बाय बिस्मार्क, वो लेड किया 2 आर्म्ड फैक्शन के बीच में. ठीक है, अलाइड पावर्स विच वॉज फ्रांस, रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, एंड अगेन देर वॉज द सेकेंड पावर दैट इज सेंट्रल पावर्स, दैट इज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑल्सो इटली. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में ब्रिटेन जो है वो प्लेड अ रोल ऑफ ऑफशोर बैलेंसर. इवन दो लाइक ब्रिटेन इनिशियली ब्रिटेन रेजिस्टेड, इट डिडंट वांटेड टू गो विद द अलाइड पावर्स, और वो एक बैलेंसर की तरह एक्ट करते थे, सो दैट नॉट एनी सिंगल पावर विल अचीव द हेजेमनी इन दैट यूरोपियन रीजन. हाउएवर जब जर्मनी का रैपिड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होने लगा, तो जो रॉयल नेवी था ब्रिटिश का, दैट फेल्ट चैलेंज्ड बाय द राइजिंग मिलिट्री पावर ऑफ द जर्मन्स. ये आपका 4th पॉइंट बन गया. ठीक है, दिस लेड ब्रिटेन टू ड्रॉप पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन, और अब जाके ब्रिटेन ने ज्वाइन किया अलाइड पावर्स को. फिर बैल्कन पाउडर केग थ्योरी भी बोला जाता है, वेयर बैलेंस ऑफ पावर वॉज कंटेस्टेड ऑन रीजनल लेवल. इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑस्ट्रिया हंगरी सॉट टू सप्रेस राइजिंग सैल्विक नेशनलिज्म, और यहाँ पे रशिया अपने आप को पोजिशन करना चाहता था टू प्रोटेक्ट द सैल्व्स. ठीक है, बट इवन दो बैलेंस ऑफ पावर वाला यहाँ पे गेम चल रहा था, हाउएवर देयर वेर अदर फंडामेंटल रीजन्स ऑल्सो फॉर वर्ल्ड वॉर वन. तो ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ. तो एग्रेसिव नेशनलिज्म देखने को मिलता था, जो फ्रेंच का डिज़ायर था, जो अपने उन्होंने लॉसेस झेले थे ड्यूरिंग फ्रांको प्रूशिया वॉर विद जर्मनी 1871 में, वो वापस लेना चाहते थे द लैंड ऑफ लोरेन एंड ऑल. ठीक है, तो ये एक पॉइंट बनेगा. फिर जर्मन जिंगोइज्म टू असर्ट इट्स इम्पॉर्टेंट इन यूरोप एंड वर्ल्ड. ठीक है, इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियल राइवलरीज भी था रिसोर्सेज के लिए. एशिया में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये देखने को मिलता था. इकोनॉमिक कंपटीशन था रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी, ये भी एक रीज़न था. आर्म्स रेस भी लगा हुआ था. ठीक है, बिटवीन द एलाइड एंड सेंट्रल पावर्स. ठीक है, और जो मिलिट्री जनरल्स थे ना, वो हमेशा रूलर्स ऑफ अपने पर्टिकुलर
रेस्पेक्टिव कंट्री के रूलर्स को ऐसे हमेशा पोक करते थे कि हमें वॉर कर लेना चाहिए या इस पॉइंट पे कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए ताकि हम अगर वॉर हो तो हम कैसे द ऑपोजिट साइड को हरा सके। तो ये बातें हमेशा होती रहती थी इन द एक्सेलेंस ऑफ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट्स विद इन द कंट्री। अब रिजिड वॉर प्लान्स थे, जर्मनी ने बनाया हुआ था स्किफलर प्लान दैट रिलाइड ऑन स्पीड एंड एस्केलेशन, कि अगर वॉर हो गया तो वो कैसे मतलब पूरे यूरोप को कवर करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। वो ऑलरेडी प्लान उनका रेडी था। और इमीडिएट जो कॉज था वो जुलाई क्राइसिस का था, जब असैसिनेशन हुआ आर्कड्यूक फर्डिनेंड का एंड डिप्लोमेटिक फेलियर्स उसके बाद जो हुआ, इसके वजह से भी वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। तो ये आप लिखने के बाद कंक्लूजन थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो सकता है, बिकॉज आपको पूरे आंसर को कंक्लूड करना है यहाँ पे, टेकिंग द 2 सब parts into consideration. So you can like end the answer in this way, that long term causes nationalism, imperialism or militarism built up the pressure, while rigid balance of power alliance system ensured that a single spark which was led by assassination could cause World War 1. ऐसे करके आप एंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड आंसर है, जहाँ पे आपको बहुत सारा पॉइंट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ इन यूरोप याद रखना है, तब ये आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए रेगुलर रिविजन या प्रैक्टिस ज़रूरत होता है। और आप ये सब चीज़ें जैसे यूजुअली वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, हाउएवर ये सोच के कि हार्डली एक क्वेश्चन आएगा, बट इस बार हुआ था कि ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आ गए थे वर्ल्ड हिस्ट्री में 2024 में। तो 15 + 15 30 मार्क्स, 10% ऑलमोस्ट मार्क्स इम्पोर्टेंस बढ़ गया फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी। तो इसलिए रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। How far was the Industrial Revolution in England responsible for the decline of handicraft and cottage industry in India? Even though this is a mix of world history and also modern Indian history, but इसको भी आप world history के question की तरह ही देख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इंट्रोडक्शन में आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए, फिर रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है, कैसे प्लेड अ रोल इन डिक्लाइनिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये आपको बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन में भी हाउ फार, ये जो की डायरेक्टिव है हाउ फार वाला आया है, तो इसका मतलब खाली बस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, देयर माइट बी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, तो वो भी डिस्कस करेंगे आप इस 15 मार्क का क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स देख सकते हैं कि इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, ये रेवोल्यूशनाइज्ड किया टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। इंडियन आर्टिशन इसको compete ही नहीं कर पाए, ठीक है, विद मास प्रोडक्शन ऑफ मैनचेस्टर। उसके बाद थर्ड पॉइंट में अर्बन इंडियंस ऑप्टेड फॉर मोर अफोर्डेबल एंड फैक्ट्री प्रोड्यूस फैब्रिक्स, क्योंकि अर्बन इंडियंस अभी धीरे धीरे असिमिलेट हो रहे थे विद इन द British culture which was brought in the metro cities of our country, specifically जो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो वहाँ में जो अर्बन इंडियंस हैं वो प्रेफर करते थे कि वेस्टर्न वेयर पहन सकें एंड विच वेर मोर अफोर्डेबल एंड विच वेर ईजीली अवेलेबल इन द अर्बन एरियाज। फिर स्टीम इंजन which provided logistical support to transport cheap Britain goods। उसके बाद राइज, और अगेन स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन था वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बदौलत ही हुआ था। राइज ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, अंडरमाइंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स ऑफ आर्टिशन, देयरफॉर द वर्कर्स प्रेफर टू चेंज ऑक्यूपेशन। अब जब कोई ले ही नहीं रहा प्रोडक्ट, तो जो
हैंडलूम वर्कर्स भी थे, आर्टिशंस भी थे, वो भी प्रेफर किए कि वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दे एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग एग्रीकल्चरल लेबर्स. कभी कभी तो फोर्स भी करते थे ब्रिटिशर्स कि आप स्टार्ट वर्किंग एज इंडेंचर्ड लेबर. नेक्स्ट है रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी. अच्छा, सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं, ब्रिटिश पॉलिसीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ था कि क्यों हमारे आर्टिशंस दे स्टार्टेड फेसिंग इश्यूज. तो ब्रिटिश गुड्स जो थे वो these were allowed to enter India with zero import duties. Due to protectionist policy, Indian goods जो थे स्पेसिफिकली आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ढाका मसलिन क्लॉथ्स का, जो कि टैरिफ वॉज अप टू 80% इन इंडिया, ब्रिटेन सॉरी. एंड दैट इज़ द रीज़न कि जो हैंडलूम सेक्टर है और स्पेसिफिकली टेक्सटाइल सेक्टर है, दैट गॉट अ ह्यूज ब्लो. नाउ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइंसेस ऑल्सो इरोडेड पावर्स ऑफ इंडियन रूलर. और इसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में सिर्फ मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं था, बहुत सारे अदर जैसे ज्वेलरी मेकिंग ये सब भी आता था. और ये आपका दैट लॉस्ट रॉयल पेट्रनेज. ठीक है. फिर उसके बाद इंडियन फार्मर्स को ज़्यादातर फोर्स किया जाता था टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स लाइक रॉ कॉटन, इंडिगो, ताकि वो ब्रिटिश के फैक्ट्रीज़ में जा सकें. ठीक है. रादर देन दीज पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स गेटिंग यूज्ड इन इंडियन हैंडलूम सेक्टर. उसके बाद देर वॉज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी रॉ कॉटन. इसके वजह से भी लोकल वीवर्स को प्रॉब्लम हुआ. फिर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज और रोड नेटवर्क्स चार चांद लगा दिए, बिकॉज दे एक्टेड लाइक आर्टरीज एंड वेन्स फॉर फ्यूलिंग ब्रिटिश गुड्स सेल. और क्या रीज़न थे? 1770 में एक फमाइन हुआ था जिसमें मिलियंस ऑफ बंगाल जो स्टेट से, स्पेसिफिकली बिहार एंड उड़ीसा से भी, were starved and local handicraft industry collapsed during that time. Lack of technological advancement in India along with late arrival of industrial revolution, ये भी एक रीज़न था कि इंडिया में ही मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो भी आया ब्रिटिश ने अपने बेनिफिट के लिए किया, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलर लोकल इंडियंस और वीवर्स. तो इसके वजह से भी बहुत बड़ा इशू आया. And the technological advancement in England altered the global manufacturing landscape, creating a competitive disadvantage. और इसके वजह से इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कभी उभर नहीं पाई ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड. तो ऐसे आप लिख के फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं आंसर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लाइक ज्योग्राफी. तो इसमें द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल के बारे में मतलब क्वेश्चन है ऑफ गैंगेटिक वैली इज़ ऑन सीरियस डिक्लाइन. सो पहले एक स्टेटमेंट है, द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द गैंगेटिक वैली इज़ ऑन अ सीरियस डिक्लाइन. हाउ मे इट अफेक्ट, अभी ये जो सीरियस डिक्लाइन के वजह से हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है. आप in the first go you will think that I have to first give a evidence कि ground potential of Gangetic plain कैसे serious decline में है. ये आपका part 1 बन जाता है क्वेश्चन का. ठीक है. जो second part है वो कैसे affect कर रहा है food security को, ये part 2 है. But there are some other hidden factors also we will see, जहाँ पे part 3 भी आपका फॉलो करेगा. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे जो पूछा गया है कि हाउ इट मे अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यूजुअली दिस शोज दैट सम नेगेटिव इम्पैक्ट विल बी देयर. अब जो सोल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड करना है आंसर में. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग वन पार्ट ऑफ, इवन दो इट इज़ नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, स्टिल एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू गिव अ ऑप्शन टू द एग्जामिनर शोइंग दैट कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. वो एक पार्ट बनेगा आपका आंसर राइटिंग का. तो ये इस क्वेश्चन में एक्चुअली 3 to 4 पार्ट्स बनेंगे और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अलग से आपको लिखना है.
ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि 3-4 पार्ट्स है, कितने पॉइंट्स होंगे। ईच पार्ट में आपको मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इतने सारे पार्ट्स हो रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि जितना आप शॉर्ट में एक पॉइंट लिखें, जितना उसमें ग्राफ्स या पर्टिकुलर स्कीमेटिक्स यूज़ करें, और उसके बाद अपना जो आंसर है प्रेजेंट करें। तो इंट्रोडक्शन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ गैंगेटिक वैली है वो लिख सकते हैं कि प्राइमरी फूड बास्केट ऑफ इंडिया, फर्टाइल सॉइल है इन दैट पर्टिकुलर रीजन, और ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस स्टोरी में एक काउंट किया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड में, ठीक है। फिर आप हाउएवर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इज इन डिक्लाइन, ये बात तो बिल्कुल एविडेंस के साथ अभी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत जन बोलते हैं कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, सिर्फ करंट अफेयर्स आप मैगज़ीन पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक आर्टिकल आया था अगस्त 8 को 2024 किसमें, इंडियन एक्सप्रेस में। एक्सप्लेन्ड बोल के एक पर्टिकुलर पेज होता है, उसमें ये आर्टिकल आया था ऑलमोस्ट रिलेटेड टू दिस ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंगेटिक वैली। और जो यहाँ पे मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है ना, स्टेट और परसेंटेज ऑफ वेल्स दैट रजिस्टर्ड डिप, ये टेबल एग्जैक्टली उसमें ही दिया गया था न्यूज़ आइटम में, ठीक है। तो मैंने वहाँ से कवर किया है इसका कुछ कंटेंट। तो देखिए, इन जो लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इट्स रॉन्ग टू से सच और गिव सच स्टेटमेंट, बिकॉज अगस्त 8 में 2024 में आया था, और ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा सितंबर 20 में या 21 सितंबर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वही डेट के आसपास दिखा होगा। अब यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं, यूजुअली वो अगस्त मंथ या सितंबर तो पूरा ही मिस होता है, अगस्त से भी न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन होगा कि अगस्त 8 वाला जो न्यूज़ है वो सितंबर मंथ के मैगज़ीन में आएगा, ठीक है। अब आप रिवीजन करने में इतने बिजी होंगे कि आप सितंबर मंथ का मैगज़ीन कभी खोलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ये सब छोटे छोटे जो डेटा पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स है विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, आपको हमेशा वो माइंड में रख के न्यूज़पेपर पढ़ना है, इवन इफ इट इज़ द लास्ट एंडिंग डेज टुवर्ड्स योर मेंस एग्जामिनेशन। दिस question itself shows the importance of reading newspaper, and not only this question, you will find n number of questions which will be indirectly or directly leading to the question which is there in GS paper 1, 2, 3, even indirectly आपका GS paper 4 में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं बताऊंगी कौन से केस स्टडीज़ कैसे करंट अफेयर्स से बेस्ड हैं, वो हम बात करेंगे जब हम GS पेपर 4 डिस्कस कर रहे हैं। बट दिस क्वेश्चन तो वॉज डायरेक्टली फ्रॉम दिस आर्टिकल ओनली, अगस्त 8 2024 में आया था, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द आंसर, तो हमने इंट्रोडक्शन में लिख लिया, फिर अभी आप एविडेंस दे दीजिए, ठीक है। द एविडेंस फ्रॉम द स्पेसिफिकली सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड नासा ग्रेस मिशन दैट इज शोइंग दैट इन स्टेट्स में जो वेल्स हैं दैट हैज़ रजिस्टर्ड डिप, परसेंटेज भी पॉइंट आउट कर दिया। सोच लीजिए कि आपको नहीं पता है एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है, कोई बात नहीं, आप एक ग्राफ भी बना के रफ में आप दिखा सकते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको परसेंटेज डिप दिखा है, यू नो, इन द वेल्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो पंजाब में हाईएस्ट था, बिहार, यूपी, हरियाणा, ऑल दीज आर गैंगेटिक वैली रीजन्स, ठीक है। फिर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन प्रेडिक्टेड डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल ड्यू टू ओवर यूज़, ये तो बहुत पहले से ही ये साइंटिस्ट इंडिया में दे हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दिस एंड इट इज़ गेटिंग सीन राइट नाउ। फिर प्रोलिफरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट ट्यूबवेल्स, रीज़न क्या था, पम्प्स बाय फार्मर्स एग्रीवेट द सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद और एक रीज़न क्या था, इरेटिक मानसून जो देखने को मिला है, डिक्रीज्ड द लेवल ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर टेबल। यूजुअली जो ग्राउंड वाटर है
वो रिप्लेनिश हो जाता है ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में इन इंडिया, बारिंग फॉर सम डेकन स्टेट्स विद द मानसून, एडवेंट ऑफ मानसून. बट एक्सट्रैक्शन लेवल जो है वो इतना हाई है कि ये जो रिप्लेनिशमेंट है या जो वाटर रिप्लेसमेंट है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है. ठीक है. और अगर कोई मानसून ख़राब हो गया तो दैट द चांसेस ऑफ अगेन रिप्लेनिशिंग द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस. ठीक है. तो ये सारे इम्पॉर्टेंट एविडेंस भी देखने को मिला और रीज़न यही है कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल डिक्लाइन में है. फिर नेक्स्ट हम जो पार्ट है वो एड्रेस करेंगे हाउ इट मे अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. बिफोर दैट ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे अफेक्ट कर रहा है वो भी आपको बताना है. तभी आपको मतलब ब्रॉडर इम्प्लीकेशन आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी में मिलेगा. अगेन यहाँ पे आप एक मैप बना सकते हैं. देखिए अगर आपके पास 2 से ज़्यादा स्कीमेटिक हैं तो ट्राई टू प्लेस दो स्कीमेटिक नियर द पार्ट्स ऑफ आंसर जहाँ पे ये स्कीमेटिक कॉम्प्लीमेंट करता है उन पॉइंट्स के साथ. ठीक है. तो हमने ऑलरेडी एक स्कीमेटिक यहाँ पे दिखा दिया था परसेंटेज का, और यहाँ पे आप मैप वर्क दिखा सकते हैं. गैंगेटिक वैली, ये पूरा ही गैंगेटिक वैली है, बट कौन से रीजन में डिप देखने को मिला है वो आप क्रॉस सेक्शन वेज में जैसे यहाँ पे देखने को मिला है वो आप बता सकते हैं. ठीक है. गैंगेटिक वैली तो वैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट को भी एक्सटेंड करता है, राजस्थान एरियाज़ में भी पाया जाता है. ठीक है. नाउ गोइंग टू द पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द आंसर. डिप इन द वाटर टेबल लीड्स टू ड्राई वेल्स. ठीक है. फार्मर को फिर इंक्रीज़ करना पड़ता है अपना जो कॉस्ट है टू डिग डिपर वेल्स. पावरफुल पम्प्स चाहिए होता है. ये एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन है. फिर लैक ऑफ टाइमली एडिक्वेट इरिगेशन, वो रिजल्ट करता है इन ड्रॉप ऑफ यील्ड्स पर हेक्टर. ये भी देखने को मिलता है. शिफ्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न भी होता है फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस, शुगर केन टू मिलेट्स. एक क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंज आता है. और फिर ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर लीड्स टू सॉइल सैलिनाइजेशन, दैट लीड्स टू ड्रॉप ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. इन सब 4 पॉइंट्स के बाद ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी के ऊपर, कि जो आपको एक थ्रेट बनता है ये टूवर्ड्स द PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर. ठीक है. गैंगेटिक प्लेन्स आर मेनली सप्लाईज ऑफ wheat and rice, supplying subsidized food to 800 million people in India. फिर आपका रिडक्शन इन स्टेपल फूड सप्लाईज विल लीड टू हायर फूड इन्फ्लेशन. ये भी है विच विल अफेक्ट मोस्टली पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली. उसके बाद आपको एक डिक्रीज इन इनकम भी देखने को मिलता है इन द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कॉजिंग रूरल डिस्ट्रेस. और फाइनली कुड इंटेंसिफाई इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स ओवर वाटर शेयरिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा में आपको देखने को मिल रहा है. अब देखिए ग्राउंड वाटर पोटेंशियल कम है, बट वहाँ पे जो रिवर वाटर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू और विच आर स्टार्टिंग पॉइंट इज़ फ्रॉम थ्रू वन स्टेट will definitely have control over the states to which the rivers are flowing to. तो इसके वजह से जो आपका रिवर वाटर सोर्सेस के ऊपर भी एक डेफिनेट प्रेशर पड़ता है. अब वे फॉरवर्ड इसमें क्या आप बता सकते हैं कि प्रमोट वाटर एफिशिएंट इरिगेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ड्रिप और स्प्रिंकलर. ठीक है. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के थ्रू. रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है टू रिप्लेनिश वाटर टेबल. और फाइनली थोड़ा सा हम ये भी बात कर सकते हैं कम्युनिटी लेड ग्राउंड वर्क जो गवर्नेंस दिखाया है, जैसे फॉर एग्जांपल पानी फाउंडेशन, हाउ दे हैव वर्कड इन महाराष्ट्र. उस पर भी आप यहाँ पे वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं. कंक्लूजन में हाउ दिस पर्टिकुलर groundwater potential is important and it should be preserved. जो डिक्लाइन देखने को मिला है उसको उसको कम करने के लिए आपको which will be helpful in your
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1, 2 एंड आपका 6. सो नो पॉवर्टी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, और इवन क्लीन वाटर, ये भी आपको ग्राउंड वाटर पोटेंशियल के थ्रू ही आप इसको अचीव कर सकते हैं. सो 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर relying on the water potential, ground water potential. So link it and then suggest that in the conclusion and end your answer. तो अभी इवन दो क्वेश्चन में आपको लगेगा कि सिर्फ 2 पार्ट है इस पर्टिकुलर आंसर के, बट नहीं, यहाँ पे 3 to 4 पार्ट बन जाता है और ईच पार्ट में आपको 4 या 5 पॉइंट्स लिखने हैं, तभी जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा. एंड राइट इट एज शॉर्ट, द पॉइंट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल within 10 words with examples. That is the best way to convey your thought process in the answer writing. ये आपको ट्राई करना है. फाइनल अभी जो क्वेश्चन है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. व्हाट आर अरोरा ऑस्ट्रियालिस एंड अरोरा बोरियालिस, हाउ आर दीज ट्रिगर्ड. अब देखिए, इसमें आप इंट्रोडक्शन में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखिए कि व्हाट आर लाइक अरोराज, ठीक है. These are breathtaking displays of light often visible at higher latitude, also known as polar lights. और यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा डिफरेंस वे में दिखा दिया है कि अरोरा बोरियालिस क्या है और अरोरा ऑस्ट्रियालिस क्या है. वैसे बोथ दीज आर अरोराज एंड सेम फेनोमेना, ठीक है. हाउएवर डिफरेंस लोकेशन का है, टाइमिंग का है और थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का है, तो वो आप बता दीजिए, ठीक है. इवन इफ़ यू राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्मेट, कि जहाँ पे आपने बता दिया कि व्हाट इज़ अरोरा बोरियालिस एंड व्हाट इज़ अरोरा ऑस्ट्रियालिस, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बट इन दिस पर्टिकुलर मैनर दिस विल लुक, दिस विल बी ईजी टू द आइज ऑफ द एग्जामिनर. तो एग्जामिनर को जब भी आप मतलब चीज़ें जो डिफ़िकल्ट है वो ईजियर वे में प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो उनको एक खुशी मिलती है, जिसके वजह से वो बोलते हैं कि अच्छा, इस बच्चे को अच्छा मार्क्स हमें देना चाहिए, ठीक है. सो मेक लाइफ ईजियर फॉर द एग्जामिनर, डिफ़िकल्ट मत बनाइए. नहीं तो अगर आप पैराग्राफ वे में लिखना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, कोई इशू नहीं होगा, बट मेक लाइफ ईजी फॉर द एग्जामिनर, दैट शुड बी योर गोल. ऑल्सो कि आप जो सोच रहे हैं वो एक्सप्रेस जो कर रहे हैं कम वर्ड्स में कीजिए और एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट कीजिए, वो भी उनको बहुत खुशी देगा, ठीक है. नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, हाउ दीज आर ट्रिगर्ड, इसमें मैकेनिज्म लिखना है. कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर वही है कि आपको इस आंसर्स में थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे. अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस यूजुअली क्या होता है ये पता रहता है, कौन से मतलब जोन में या लोकेशन में मिलता है वो भी यूजुअली पता रहता है, बट मैकेनिज़्म जो है वही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. जो जोग्राफी के ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैं या फिज़िक्स के ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैं, दे नो दिस मैकेनिज़्म प्रॉपरली. और अगर आप थोड़ा सा एंथुजियास्ट स्टूडेंट है जो अच्छे से अपना जीएस पेपर, साइंस एंड टेक और प्लस जोग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप भी ये अटैम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन. तो इसमें क्या है, द प्रोसेस स्टार्ट्स मतलब 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे एट सन. बेसिकली ये होता है कि सन एमिट करते हैं चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनटू द स्पेस, और ये सोलर विंड के फॉर्मेट में मतलब उभर के आता है. ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म्स दीज सोलर विंड्स इंटेंसिफाई एंड रिलीज मैसिव एनर्जेटिक क्लाउड्स एंड ऑफ प्लाज्मा. अब जो अर्थ है वो एक प्रोटेक्टिव बबल के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, जो एक मैग्नेटोस्फीयर है. जो ये बबल है ये डिफ्लेक्ट करता है यूजुअली एनी चार्ज्ड पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन ऑफ द स्पेस, ठीक है. सोलर रेडिएशन और पार्टिकल्स को भी ये डिफ्लेक्ट करेगा. हाउएवर ये जो मैग्नेटोस्फीयर है ना, ये यूजुअली जो आपका पोलर मैग्नेटिक पोलर्स होते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पे ये वीक रहते हैं, ठीक है. दीज आर वीक द मैग्नेटोस्फीयर. तो इससे क्या होता है कि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्टिंग द सोलर विंड या पार्टिकल्स, कर्व इनवर्ड एंड कनेक्ट विद द अपर एटमॉस्फेयर.
अब दिस क्रिएट्स अ जाइंट funnel like structure जहाँ पे some charged particles from solar winds are captured by the funnels. Now these are channeled at high speed down to magnetic field lines towards the polar region. अब high energy of electrons and protons collide with the atmospheric gases. तो अभी ये कौन से एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कोलाइड करते हैं ये मैंने टेबल में बता दिया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, बट हाइट भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है. द कोलिशन ट्रांसफर एनर्जी टू एटमॉस्फेरिक गैसेस दैट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू गो ऑन एक्साइटेड स्टेट. और आपको भी पता है, अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री क्लास स्कूल में पढ़ा है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो वो अनस्टेबल रहता है, और वो स्टेबिलिटी को रिटर्न करने के लिए उसको वो एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ता है. एंड इन दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इट रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या लाइट आप बोल सकते हैं. द कलेक्टिव फोटोन्स प्रोड्यूस डांसिंग लाइट्स, और इसी को ही अरोरा कहा जाता है. तो आप अगर, जैसे मैंने कहा कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं ऑप्शनल के, या फिज़िक्स के ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये कलर फिनोमेना भी पता होगा कि कौन से किलोमीटर्स में होता है. अब क्या आप ये लिखें या नहीं आंसर में? बिल्कुल लिखिए, क्यों नहीं लिखेंगे. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पता है जो आंसर में फिट बैठता है, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज़ within the ambit of whatever has been asked in the question, then write it, because आपके फेलो कॉम्पिटिटर्स को हो सकता है ये पता बात नहीं पता हो, तो 1 मार्क तो आप एक्स्ट्रा अर्न करेंगे ही करेंगे, ठीक है. अब कंक्लूजन में एक सिंपल मैंने एक कंक्लूजन रखा है यहाँ पे. जो ये अरोराज हैं यूजुअली काफ़ी ब्रेथ टेकिंग फिनोमिनन होते हैं, दैट्स वाई दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट, एंड दैट्स वाई इट्स अ काइंड ऑफ अ बून टू द कंट्रीज़ इकनॉमी. तो अगर आप नॉर्वे, स्वीडन ये वगैरह कंट्रीज़ में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा. तो यूजुअली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स दे अट्रैक्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ क्राउड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमेना. अलास्का में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है. तो ऐसे करके आप एंड कर सकते हैं. तो आज के सेशन के लिए ये 15 क्वेश्चंस हैं, और बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे. वी विल सून स्टार्ट GS पेपर 2 and GS paper 3, and before the exam ends I will try my best to even complete GS paper 4, so that you can have a understanding that how to write the answers for the UPSC questions for 2025. at least idea हो कि आप कैसे बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए ये जो टॉपिक हैं, आंसर्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होगा अगर आपने सीरियसली पढ़ा है, अपना रिवाइज़ किया है नोट्स प्रॉपरली, या नोट्स बनाए हैं प्रॉपरली. बट प्रॉब्लम कहाँ आता है कि कैसे कम टाइम के अंदर आप ये आंसर प्रेजेंट कर सकें, विच इज़ वेरी ईजी टू द आइज़ ऑफ द एग्ज़ामिनर. और जब एग्ज़ामिनर खुश होते हैं तब आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, आप कुछ भी लिख दीजिए और उनको आपको वो मार्क्स वो आपको मार्क्स अवॉर्ड करेंगे. नहीं, आपको वही लिखना है जो डिमांड है क्वेश्चन का, और प्लस अगर इम्प्लिसिट डिमांड है तो वो भी आपको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 में देखा. तो आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर and keep revising, keep practicing previous year's question. There is no other alternative. कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ जो मार्क्स आपको मिल रहे हैं उस पर मत ध्यान दीजिए ज़्यादा. जो आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स मिलते हैं, आपके जो इवैल्यूएटर्स है इवैल्यूएट कर रहे हैं आपको आपका आंसर, वो आपको कुछ सजेशन प्रोवाइड करते हैं, उस पर काम कीजिए, ठीक है. और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाइए. अगर आप सॉल्व करने का पूरा टाइम भी नहीं है, देन एटलीस्ट जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन है उसका आंसर फ्रेमिंग करना सीखिए. क्योंकि जैसे ही आप माइंड को एक्सरसाइज देते हैं कि आंसर फ्रेमिंग कैसे करना है, एग्जामिनेशन के टाइम आपका कुछ ना कुछ टाइम बच जाएगा. क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो इस एक्सरसाइज में इतना कंफर्टेबल हो चुका होगा कि एक क्वेश्चन देखेगा और
आंसर फ्रेमिंग तुरंत शुरू हो जाएगा, वो लैग आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए आपके आंसर राइटिंग स्किल्स में। ठीक है, तो हम ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।